केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपन जो कंटिन्यू अपना जो लेसन है चट्टान जो रॉक्स है उसको कर रहे थे। तो उसमें अपन ने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें जो आग्नेय शैल है और शैल के जो मुख्य प्रकार थे, जो उसकी बनावट प्रक्रिया के आधार पर, तो उसका जो फॉर्मेशन था उसके आधार पर जो शैल है उसके 3 प्रकार थे। तो ये जो 3 थे, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इसमें से अपन जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आग्नेय सेल कैसे बनती है उसको देखा था, और उसके बाद इन सेलों की जो विशेषताएं क्या क्या थी उसको देखा था। और आज अपन जो देखेंगे अग्नि सेलों का जो वर्गीकरण होता है वो मुख्य रूप से 3 आधार पर होता है। अब वो 3 जो आधार है उसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर है, दूसरा है जो कण बनते हैं उसके आधार पर है, और दूसरी बात है कि जो आग्नेय सेलों में जो कणों की जो बनावट होगी वो 2 बातों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो उसका स्थान, दूसरी उसकी गति, यानी जो लावा या मैग्मा होगा वो किस गति से ठंडा हो रहा है, और दूसरा वो किस स्थान पर हो रहा है, धरातल के ऊपरी भाग में हो रहा है या धरातल के आंतरिक भागों में। तो वो और तो इसके आधार पर अपन देखिए मुख्य रूप से तो जो कण है, कणों के आधार पर इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। बड़े कण, बहुत बड़े कण और मध्यम प्रकार के जो कण हैं उसके आधार पर। और एक कणों का जो वर्गीकरण है, कणों के आधार पर एक और वर्गीकरण है जिसमें इसके 5 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, वो भी जब कंटिन्यू करेंगे टॉपिक उस टाइम में उसकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो रासायनिक संरचना होती है उसके आधार पर भी ये जो सेल होती है, आग्नेय सेल है, उसको अपन 4 भागों में बांटते हैं। अम्लीय प्रधान होती है, बेसिक सेलें होती है, मध्यवर्ती आग्नेय सेलें होती है और अल्ट्रा बेसिक सेलें। अब देखिए जो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर अपन देखते हैं तो जो आग्नेय सेलें है उसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है अंतर्निर्मित आग्नेय सेलें, दूसरी है बाह्य निर्मित। अब अंतर्निर्मित आग्नेय सेलें और बाह्य निर्मित आग्नेय सेलें कहेंगे किसे, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो किस प्रकार से होगी, या इसकी जो प्रोसेस होगी बनने की सेलों की वो किस प्रकार से होती है। तो अंतर्निर्मित आग्नेय सेलें इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि ये धरातल के आंतरिक भाग में बनती है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर इस प्रकार की जो सेलें बनती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वो अंतर्निर्मित आग्नेय सेलें। अब इसमें 2 प्रकार की होती है, पातालीय आग्नेय सेलें और मध्यवर्ती। पातालीय का मतलब वो सेलें जो सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है। जैसे अपन एक सामान्य सा अर्थ लेते हैं कि पाताल तोड़ कुएं, प्लूटोनिक जो वेल होते हैं वो। तो इस प्रकार की जो सेलों का जो उदाहरण मिलता है और सबसे गहरे में जो सेलें पाई जाती है उसमें होती है ग्रेनाइट सेलें। ये इन सेलों का उदाहरण होती है। मध्यवर्ती आग्नेय सेलें में 2 प्रकार की जो सेलें है वो आती है। एक तो डायराइट आती है, दूसरी आती है एंडेसाइट। ये दोनों जो सेलें हैं वो मध्यवर्ती जो आग्नेय सेल है उसका जो रूप है वो मानी जाती है। फिर अपन ये जो देखते हैं कि जो आग्नेय सेलें है उसमें जो अंतर्निर्मित आग्नेय जो सेलें है वो उसमें 2 रूप है, पातालीय आग्नेय सेल है, ग्रेनाइट, मध्यवर्ती आग्नेय सेल है, डायराइट व एंडेसाइट है। अब यहाँ पे एक बात है कि जो जब लावा या मैग्मा होता है उसके ठंडा होने का जो स्थान होता है
जो लावा या मैग्मा होता है उसका जो ठंडे होने का स्थान है वो अलग अलग आता है, अलग अलग होता है, और अलग अलग मुख्य रूप से दो भाग। एक तो होता है धरातल के ऊपर, एक होता है धरातल के अंदर। अब देखिए मध्यवर्ती अग्नि शैलों की अगर बात की जाएगी तो ये तो जो मध्यवर्ती अग्नि शैल है उसमें प्रमुख रूप से चट्टान है, डायराइट है और एंडेसाइट है। अब यहाँ पे अपन एक बात करना चाहेंगे कि जब मैग्मा होता है वो धरातल के आंतरिक भाग में जब क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा होकर वो ठोस हो जाता है, और ठोस होने से वो क्या हो जाएगा, जम जाता है, तो उससे कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्थलाकृतियों का। इसके अंदर है उसकी बात करें, और अपन आग्नेय शैलों की बात करें, मध्यवर्ती आग्नेय शैलों की। अब क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो धरातल के अंदर ठोस होने से अलग अलग यानी बात ये समझनी है कि जो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय जो लावा होता है वो धरातल के ऊपरी भाग में नहीं पहुंच पाता है। तो धरातल का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर क्या है, ठोस होने से पहले तो वो ठंडा होगा, और ठंडा होकर ठोस होने से, जमने से जो विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ है वो निर्माण होती है, उनका निर्माण होता है। तो प्रमुख रूप से जो स्थलाकृतियाँ है जो धरातल के अंदर बनती है, जो स्थलाकृतियाँ मैग्मा के ठंडा होने से, ठोस होकर जमने से जो धरातल के अंदर, ये समझनी है कि धरातल के अंदर जो स्थलाकृति बनती है उसमें पहला आता है मैथोलिथ। ये दूसरा आता है लेकोलिथ। LACCO। हेकोलिथ। अपोलिथ। ये जो प्रमुख स्थलाकृति है वो अपन को देखने को मिलती है 6 प्रकार की। अब ये जो
ये छह प्रकार की शिला करती है, इसको अपन यूं नहीं कहेंगे कि मध्यवर्ती आग्नेय शिला वो छह प्रकार की होती है। ये क्या है, ये इनके प्रकार नहीं है, ये इसके एक प्रकार के रूप है। क्या है यहाँ पे, यही चीज सबसे बड़ी है समझने वाली कि ये जो मध्यवर्ती आग्नेय शिला है, अब क्या होगा कि ये जो मध्यवर्ती आग्नेय शिला है उसके क्या है, मध्यवर्ती आग्नेय शिलाओं के प्रकार नहीं है, ये इसके क्या विभिन्न रूप पाए जाते हैं। और ये रूप कैसे बनते हैं कि जब मैग्मा होता है वो धरातल के आंतरिक भाग में क्या होता है, ठंडा हो जाता है। उसके ठंडा होने के विभिन्न रूप हो सकते हैं, कोई गुब्धाकार रूप में होता है, कोई जो सिसली बेसिन है उसके अंदर होता है, कोई लंबवत रूप में होता है, कोई क्षैतिज रूप में होता है। उससे अलग अलग जो शिलाकृति है उनका निर्माण होता है। तो ये क्या होता है, वो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, धरातल का जो आंतरिक भाग है उसके अंदर इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की जो शिलाकृति है वो बनती है। तो इसको अपन एक एक करके भी देखेंगे कि जो बैथोलिथ है वो क्या होता है। एक्चुअली में ये देखा जाएगा कि सबसे पहले ये जो बैथोलिथ है, बैथोलिथ जो शब्द है वो जर्मन भाषा का है। किसका है, ये जर्मन भाषा का जो शब्द है बैथोस, ये इसका जो शब्द है ये बैथोस से बैथोलिथ बना है। क्या बना, यानी जो जर्मन भाषा का बैथोस शब्द है जिसका जो अर्थ होता है वो होता है गहराई। क्या होता है, तो जो ऐसी शिलाकृति जो बहुत ही गहराई में पाई जाती है, जो ज्वालामुखी के समय जो मैग्मा निकलता है उसके जमने से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। तो ये जर्मन भाषा का शब्द। अब देखिए इसकी जो आखिरकार ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है बैथोलिथ की। तो देखिए एक तो क्या होता है, ये लंबे होते हैं तथा असमान होते हैं। मतलब जो लावा निकलता है उस समय जो मैग्मा होता है तो वो जो एक तो लंबे रूप में जमा होता है, दूसरा असमान। असमान का मतलब उसका जो वो ढाल वगैरह है वो क्रमिक नहीं होता है, कभी कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय शिलाओं के जो आकार होते हैं, यानी जो बैथोलिथ होता है वो लंबे, असमान तथा जो उभरे हुए जो आग्नेय शिला है उसका रूप होते। अब कहने का मतलब जो लावा होता है जो एक तो असमान होता है, लंबाकार रूप में भी हो सकता है, तथा उनका जो उभरा हुआ जो रूप है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। अब देखिए दूसरी बात है कि जो बैथोलिथ है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, और पर्वतीय क्षेत्रों में है वो अधिक पाए जाते हैं। यानी इस प्रकार की जो शिलाकृति है बैथोलिथ है वो पर्वतीय जो भाग होते हैं, जो हिल्स एरिया होते हैं, उस क्षेत्रों के अंदर अधिक देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात है ये क्यों होते हैं कि जब अपर्दन का कारक होता है तो इसका जो ऊपरी भाग है वो तो क्या हो जाता है, हट जाता है, लेकिन अपर्दन के कारण जो उसके गहरे वाले भाग है वहां तक कभी भी अपर्दन संभव नहीं होता है। कहने का मतलब है जैसे ये है, ये अब इसका जैसे ये ऊपरी भाग है ये तो क्या है, अपर्दन होगा, उससे हट जाएगा, अपर्दन के जो कारक है नदियाँ वगैरह जो काम करेगी, लेकिन जो उसका गहराई वाला भाग है वहां तक कभी भी अपर्दन संभव नहीं होता है, और यहाँ तक पहुंचना भी क्या होता है
मुश्किल होता है, ठीक है ना। और तो जो और ये जो स्थलाकृति है बैथोलिथ है वो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक है, वो देखने को मिलती है। और दूसरी बात है कि ये जो स्थलाकृति है बैथोलिथ वो किसी भी प्रकार की जो सेल है उसमें बन सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो बैथोलिथ की जो स्थलाकृति है वो कैसी भी प्रकार की सेल है वहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो बनने की संभावना होती है वो जो ग्रेनाइट सेलें होती है ना उसमें बनती है। ये अब यहाँ पे किसी भी सेल का मतलब ये नहीं है कि वो अवसादी में है, कायांतित है, उसकी बात नहीं कह रहे। आग्नेय सेलों में उसका कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो ग्रेनाइट में मिलती है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि लंबे, असमान तथा जो उभरी हुई जो आग्नेय सेलें हैं उसको अपन बैथोलिथ बोलते हैं। ये पर्वतीय भागों में अधिक बनती हैं। और दूसरी बात है कि एक कोई भी जो आग्नेय सेल है उसके अंदर बन सकती है, लेकिन सर्वाधिक संभावना होती है वो ग्रेनाइट में बनती है। और भारत में जो रांची का पठार है झारखंड के अंदर, वहां पे इस प्रकार की जो स्थलाकृति है वो अधिक देखने को मिलती है। कौन सी? बैथोलिथ वाली। कौन सी मिलती है? बैथोलिथ। तो आपको ये जो बैथोलिथ है वो एक प्रकार की जो मैग्मा या लावा होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब असमान रूप में क्या होता है जम जाता है तथा वो उसका उबार है वो हो जाता है, जैसे गुब्बद होता है ना उस तरह से तो जमा हो जाता है। उसका कोई क्रमिक निश्चित नहीं होता है, लेकिन अपर्दन कारण ऊपरी भाग तो कट जाता है। तो जब नीचे वाला जो भाग है वहाँ पे कभी भी अपर्दन संभव नहीं होता है तथा ये पर्वतीय भागों में बनती है और किसी भी सेलों के अंदर बन सकती है, आग्नेय सेलों में किसी भी, लेकिन सर्वाधिक संभावना कहाँ होगी? ग्रेनाइट में होगी। अब अपन दूसरी जो लैखोलिथ है उसकी चर्चा करेंगे। ये भी अपन देखते हैं जो जर्मन भाषा का लैकोस शब्द है, जर्मन भाषा का कौन सा शब्द? जर्मन भाषा का जो लैकोस शब्द है जिसका अर्थ होता है चट्टान होता है। क्या होता है? उससे मिलकर ये बना हुआ है। अब देखिए बैथोलिथ और जो लैखोलिथ और अलग अलग जो स्थलाकृति इन दो सभी में अंतर पाया जाता है। एक दूसरे से इसका अपन कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन समानता है वो नहीं पाई जाती, इसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो जो लैकोलिथ है वो जर्मन भाषा के लैकोस जिसका अर्थ होता है चट्टान उससे बना है। अब दूसरी बात है कि जो लैखोलिथ है वो मैग्मा से निर्मित एक वृत्त आकार होता है। वह तो सीधी सी बात है कि ये जो स्थलाकृति है वो सभी में किसका योगदान रहता है? मैग्मा। तो पहली बात तो ये मैग्मा से निर्मित तथा इसका जो आकार होता है, देखो लैकोलिथ का जो आकार होता है बैथोलिथ से बड़ा होगा, यानी इसका आकार क्या होता है? बैथोलिथ से बड़ा होगा। तो मैग्मा से निर्मित जो वृत्त आकार होता है यानी वृत्त आकार किससे होगा? बैथोलिथ से। जो लैखोलिथ होता है वो क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। और दूसरी इसकी जो विशेषता रहती है कि जैसे अपन ने ये देखा था कि जो बैथोलिथ था वो किसी भी प्रकार के आग्नेय सेलों के अंदर बन सकता है, लेकिन सर्वाधिक ग्रेनाइट है उसमें बनने की संभावना होती है। और ये जो लैखोलिथ होता है वो परतदार सेलों में ही बनता है। किस में बनता है? परतदार सेलों के अंदर ही बनता है। कहने का मतलब दूसरे प्रकार की जो सेलें होती है उसके अंदर है वो नहीं बनता है। यानी इसकी बनने की जो संभावना है वो कौन सी सेलों में ज़्यादा रहती है और बनता भी कहाँ है? तो ये परतदार सेलों के अंदर। परतदार का मतलब जो अवसादी सेलें है, अवसाद है, उसमें ये बनती है। अब देखिए एक डायग्राम है और इस लैखोलिथ के लिए
लेखोलित है ये। अब देखिए ये जो भाग है ये, तो इस भाग के अंदर क्या होता है, मैग्मा होगा, जमा होगा, उससे क्या होगा, उसके जमा से जो लेखोलित है उसका क्या होगा, निर्माण होता है। अब ये इसकी आकृति जो गुब्ध होता है, गुब्धाकार होता है, और बैथोलिथ से लेखोलिथ वो आकार में बड़ा होगा। जैसे इसका भी जो आकृति अगर देखा जाएगा तो गुब्ध जैसी होती है, लेकिन इसकी जो आकृति होती है लेखोलिथ की वो गुब्धाकार तो होती है, लेकिन बैथोलिथ से क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। और दूसरी बात है वो लगातार जो मैग्मा जमा होता है उसकी वजह से ये जो लेखोलिथ है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना, तो उसको आप इस प्रकार से इस डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीसरी जो इस्लाह करती है उसको अपन पढ़ेंगे थैकोलिथ की। ये जो फैकोलिथ की जो स्थलाकृति बनती है, तो जो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, तो क्या होगा, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो मोड़दार पर्वत होते हैं, फोल्डेड माउंटेन, अब ये मोड़ है ऊपर वाला भाग, और अपने ये भी पढ़ा था कि जो ऊपर उठा हुआ भूभाग होता है वलित पर्वतों का, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये ऊपर उठा हुआ भाग है, जैसे ये है और ये, इसको अपने बोला था अपनति। क्या बोला था, और जो ये नीचे दसा हुआ भाग होता है, ये है, ये भाग है, ये वाला है, ठीक है ना, इन सबको अपन ने क्या बोला था, अभिनति बोला था। तो क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मोड़दार पर्वत होते हैं, तो जो अपनति तथा अभिनति वाला जो भाग होता है वलित पर्वतों का, वहाँ पे क्या होता है, मैग्मा जम जाता है। ये जैसे यहाँ पे है, ये भाग है, ये क्या है, अभिनति है, ये भी अभिनति है, यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा जमा हो जाता है ऐसे। तो जब क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार के समय वलित पर्वतों के अपनति तथा अभिनति वाले भाग में मैग्मा जब जमा हो जाता है, उससे जो आकृति बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फैकोलिथ है वो बोलते हैं। आई बात समझ में ना। तो इस प्रकार बनी जो आग्नेय शैला होती है उसको अपन एक प्रकार से फैकोलिथ कहा जाएगा। तो ये मैग्मा होता है, क्या होता है, ये जो जमा है, ये हो सकता है, ये वगैरह, ठीक है ना, दोनों जगह जमा होता है, ये भी मैग्मा है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि मोड़दार पर्वत, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मोड़दार पर्वत होता है उसके अपनति तथा अभिनति भाग में जो मैग्मा जमा होता है, उससे जो स्थलाकृति बनती है उसको अपन क्या बोलेंगे, फैकोलिथ है वो कहेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन लोपोलिथ। तो देखिए जो लोपोलिथ है, ये जर्मन भाषा का जो लोपोस शब्द है, इस लोपोस का जर्मन भाषा में अर्थ होता है सिसला बेसिन। तो देखिए जब मैग्मा का जो जमा होता है वो धरातल के नीचे अवतल आकार में हो जाता है, जैसे अब क्या होगा कि जब मैग्मा का जो जमाव है वो धरातल के नीचे
अवतल आकार वाली सीसली बेसिन से होता है। अब जैसे इस प्रकार का जो सीसली का मतलब जो कम गहरा भूभाग होता है उसको अपन सीसला बोलेंगे, ठीक है ना। तो जब कम गहराई वाला भूभाग है उसमें जब क्या हो जाता है, मैग्मा जमा हो जाता है तो उससे एक जो तस्तरी नुमा आकृति बनती है, जैसे एक तस्तरी होती है। अब जैसे कि ये भाग था, ठीक है ना, कम गहरा था, ज़्यादा गहरा नहीं था। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्मा है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा इकट्ठा होता जाता है, उसका जमा है होता जाता है, तो उससे जो एक तस्तरी नुमा आकृति बनती है, तो ये जो तस्तरी नुमा जो आकृति बनती है, इसी स्थलाकृति को अपन क्या बोलते हैं, लोपोलिथ है वो बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि धरातल का जो अवतल वाला भाग है उसमें मैग्मा के जमा होने से जो एक सिसले बेसिन में होता है, कहने का मतलब है कि जो कम गहरा हुआ भूभाग है उसके अंदर जो मैग्मा है उसका जमा होता है, तो उससे जो एक तस्तरी नुमा जो आकृति बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लोपोलिथ बोलते हैं। एक प्रकार से अपन क्या लोपोलिथ है वो सिसला बेसिन होता है, यानी कहने का मतलब है कि जब लावा जमा होगा तो एक सिसला बेसिन वहाँ पे होता है और उससे जो एक तस्तरी नुमा जो आकृति का निर्माण होता है, तस्तरी तो देख यही होगा, ये इस तरह की आकृति है, ठीक है ना, ये तस्तरी होती है ना, उस तरह आकार में वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उसी से जो स्थलाकृति बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लोपोलिथ है वो बोला जाता है। अब अपन बात करेंगे सिल की। अपन देखते हैं कि जब मैग्मा होता है, इस मैग्मा का जो जमा होता है वो क्षितिज रूप में होता है। क्षितिज का मतलब अब देखिए ये जो आपको एक स्थलाकृति दिख रही है, अब ये जो स्थलाकृति है जब मैग्मा
पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होने से वो क्या ठोस हो जाता है। तो इस रूप में हो होता है, जैसे क्षैतिज लाइनें आपको दिख रही है ना, ये पूरा मैग्मा ही है, ये इधर वाला है, ये वाला भाग है। तो जब इस प्रकार से मैग्मा है उसका जो जमा होता है क्षैतिज तल के सारे हॉरिजेंटल रूप में, तो उस स्थलाकृति को अपन क्या बोलते हैं, सिल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सिल। अब ये इस तरह से जमा हो रहा है, क्षैतिज रूप में हो रहा है। तो जब मैग्मा का जमाव क्षैतिज रूप में होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सिल बोला जाएगा। और जब जमाव की, अब देखिए इसमें भी दो कंडीशन होती है। जब जमाव की जो मोटाई होती है वो अधिक होगी, यानी जो ये इधर ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये इसका जमाव ज़्यादा हो रहा है, जैसे एक तो कम है, जैसे एक इस प्रकार का जमाव है ज़्यादा ये, तो इसकी मोटाई क्या है, ज़्यादा है। तो जब मोटाई ज़्यादा होती है क्षैतिज रूप में, जब मैग्मा के जमाव की जो मोटाई ज़्यादा होगी, मोटाई अधिक है, तो उसको बोलेंगे सिल। यानी कहने का मतलब जब ये लावा है वो क्षैतिज रूप में जमा होता है तो उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है, तब तो उसको सिल कहेंगे। लेकिन जो मोटाई है वो पतली होती है, क्या होती है, पतली, जैसे ये है इस तरह से हो रही है, ठीक है ना, ये। तो इसको अपन बोलते हैं सीट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ये एक प्रकार की जो सीट है उसका निर्माण होगा। तो बात यही कि जब मैग्मा का क्षैतिज रूप में जमा हुआ मोटा होगा तो वो क्या है, सील है। लेकिन वो पतला है तो वो क्या कहलाएगी, सीट कहलाएगी। तो ये सील का डायग्राम रहता है वो इस प्रकार से। और ये जो अवसाद होता है, यानी अवसादी शैलें होती है, वो इसके बीच में वो इस प्रकार का उसका जमाव है वो हो जाता है। अब अपनी अंतिम जो स्थलाकृति बनती है वो डाइक है। देखो सील और जो डाइक में सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें और इसमें तो क्या होता है, मैग्मा का जमाव होगा वो क्षैतिज रूप में होगा, और इसमें जो मैग्मा का जमाव होता है लंबवत रूप में होता है। लंबवत तो समझ रहे हो, जैसे ये इस तरह की जो आकृति है, ये जब यहाँ पे लावा जमा होगा लगातार, ठीक है ना, वो जो आकृति होती है उसको अपन डाइक बोलते हैं। वो अभी अपन देख रहे हैं। देखिए एक सामान्य से अगर देखिए तो सील और जो डाइक में वो समानता है, यानी दोनों का जो बनने का जो तरीका है वो लगभग सेम है। बस फर्क ये कि एक ये क्षैतिज रूप में होता है और ये क्या होगा, लंबवत रूप में होगा। और दूसरी जो विशेषता होती है कि जो सील के मुकाबले जो डाइक होता है वो एक तो पतला होता है तथा लंबा होता है। देखिए दो तीन विशेषता इससे डिफरेंस है। एक तो क्या होगा, लंबवत होता है इसके मुकाबले में, दूसरा ये होता है लंबा होता है, और लंबा किसके मुकाबले में, सील के मुकाबले में। तीसरा ये क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है, और पतला भी किसके मुकाबले में, सील के मुकाबले में। तो अपन देखिए जब मैग्मा है वो क्षैतिज रूप में होता है तथा वो लंबाकार रूप में होता है, तथा वो एक पतली जो आकृति है उससे जो निर्माण होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइक बोलेंगे। कहने का मतलब है जो मैग्मा का जो जमाव होता है वो क्षैतिज रूप में होता है, लंबवत रूप में होगा और पतले आकार, एक प्रकार जैसे पाइप होता है ना, सीधा सीधा, जैसे अभी यहाँ पे अपन एक आकृति, इसकी आकृति देख रहे हैं।
अब देखिए ये अलग अलग अवसादी सेल है। अब इसके बीच वाला ये जो भाग आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है, मैग्मा है वो जमा हो जाता है। अब जब इस प्रकार की आकृति है तो एक तो वो लंबी होगी ऐसे, और लंबी किस रूप में होगी, लंबवत रूप में है। और दूसरी बात है कि ये पतली होती है, जैसे पाइप नुमा होता है ये जो आकार है वो। तो जब इस लंबवत तथा पतली जो आकृति है उसमें जब मैग्मा का जमा होगा, उससे जो स्थलाकृति बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइक बोलेंगे। तो ये क्या होगा, मैग्मा होता है, ठीक है ना। और ये जो आकृति है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइक बोला जाएगा, ठीक है ना। और ये अवसादी सेल है, ये। अब देखिए ये जो भी अपने पढ़ी है ये सब एक प्रकार की, अपन कहते हैं कि जो मध्यवर्ती आग्नेय सेल है उसके प्रकार नहीं है। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि ये इसके प्रकार नहीं होते, ये इसके एक प्रकार से क्या होते हैं, रूप होते हैं। क्या है, रूप है। सेल तो यही होगी, डायरेक्ट और एंडोसाइट। ये जो अपने पढ़ा है वो जो मैग्मा अलावा होता है जो आंतरिक भाग में ही रहता है, उससे वो जमाव से अलग अलग जो स्थलाकृतियाँ बनती है। तो ये एक प्रकार आग्नेय सेलों के रूप है, उसके प्रकार नहीं है। अभी जो अपन बात करेंगे वो बाह्य जो आग्नेय सेलें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो बाह्य जो आग्नेय सेलें हैं तो उसमें अपन देखिए दो प्रकार आते हैं, एक तो वापिस विस्फोटक प्रकार आता है, दूसरा है उसका जो शांत प्रकार है वो देखने को अपन को मिलता है। तो उसके ऊपर अभी बात करेंगे अपन। अब जो बाह्य आग्नेय सेलें है तो अपन देखिए जो मैग्मा या जो लावा होता है धरातल के ऊपर आकर क्या होता है, जम जाता है धरातल के तो मैग्मा या लावा होता है वो धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस होकर, जमने के बाद वो क्या होगा, ठोस होकर सेलों का निर्माण करेगा। मतलब सीधी सी बात यही है कि जब मैग्मा होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा, उस समय वो क्या आता है, धरातल के ऊपरी भाग में आता है। तो ऊपरी भाग में क्या होता है, वो जमकर क्या होता है, ठोस हो जाता है। तो उसके लगातार जमाव होगा। ऑब्वियसली अगर देखिए धरातल के ऊपर आ रहा है तो वो एक्चुअली में लावा बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा। तो जब ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा है वो धरातल के ऊपरी भाग में आता है तो उससे जमकर ठोस होने से जिस सेलों का जो निर्माण होता है उसको अपन बाह्य आग्नेय, क्योंकि ये धरातल के ऊपर बनती है और इस प्रकार की सेलें वो धरातल के आंतरिक भाग में बनती है। ऊपरी भाग में बनने के कारण इसको अपन बाह्य आग्नेय सेलें वो कहेंगे। अब इसके दो रूप है, यानी जो लावा है वो धरातल के ऊपरी भाग में आता है तो वो दो प्रक्रिया से हो सकता है, वो दो प्रोसेस होती है। एक तो विस्फोट के रूप में होगा, बहुत ही तेज गति से उसका क्या होगा, वो धरातल के ऊपरी भाग में पहुंचेगा। एक क्या होगा, शांत रूप में धीरे धीरे मंद गति से क्या होगा, उसका जो उद्गार है वो होता रहता है। उद्गार के बाद धीरे धीरे वो क्या होता रहता है, जमता भी रहता है और धीरे धीरे ठोस भी होता रहता है। तो देखिए इस प्रकार की सेलों को अपन बाह्य आग्नेय सेलें बोलेंगे। अब देखिए जो पहला प्रकार है इसका अभी अपन देखेंगे विस्फोट प्रकार है। क्या पढ़ेंगे, विस्फोटक। तो जब ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, अभी अपन देख ये विस्फोटक पढ़ रहे हैं, तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो बहुत ही तीव्र गति से होगा। यानी देखो इसमें और इसमें सिर्फ जो बात है वो सबसे बड़ी मुद्दे की बात यही है कि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो गति का ही होता है। किसका होता है, एक तो क्या बहुत तेज गति से जो लावा है वो धरातल के ऊपरी भाग में पहुंचेगा, एक क्या होता है शांत या मंद गति से धीरे धीरे धरातल के ऊपरी भाग में पहुंचेगा। जब क्या होगा, मैग्मा है वो बहुत ही तीव्र गति से
धरातल के जो ऊपरी भाग में पहुंचता है तो उसकी जो ऊंचाई होती है तथा उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं उसमें अंदर उछाल होगा, यानी जब तेज गति से होगा तो जैसे अपन देखिए ज्वालामुखी उद्गार में उसमें उसके साथ कंकड़ पत्थर भी होते हैं, क्योंकि जो लावा निकलता है वो एक तो गर्म तो हो गए, उसके अलावा देखो इसके अंदर एक तो गैसें होती है, क्या होती है, कंकड़ पत्थर भी होते हैं। और कंकड़ पत्थर विभिन्न आकार के होते हैं, विभिन्न आकार और प्रकार के। अब जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो लावा है वो बहुत ही तेज गति से धरातल के ऊपरी भाग में आएगा, तो उसके अंदर जो भी पदार्थ है, कंकड़ पत्थर है, गैस वगैरह है, उसमें बहुत भयंकर उछाल आता है। उसकी जो ऊंचाई है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो कुछ कंकड़ पत्थर है वो बड़े आकार के भी होते हैं, कुछ छोटे आकार के भी होते हैं। तो क्या होता है, बाद में इनका सतह पर जमा होगा। एक बात तो क्या होगा कि वो जब लावा होगा वो बहुत ही तेज गति से ऊपर आएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो वो बहुत ही तेज गति से आएगा, तो उसके साथ कंकड़ पत्थर गैस वगैरह है वो सब एक बार ऊपर उछलने के उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, उछलने के बाद उसका क्या होता है, जमा होता है। एक बार तो उछलेगा क्योंकि फोर्स लगेगा ना आंतरिक भाग से, तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता जाता है, उसका जो लावा है वो जमा होता जाता है। अब ये जो जमा होता है उसमें अलग अलग रूप होते हैं। जैसे अब देखिए जो बड़े आकार है उसको अपन क्या बोलेंगे, जब पानी के साथ में जो कंकड़ पत्थर हो गए उसको अपन क्या बोलेंगे, छोटे कंकड़ तरह बड़े कंकड़ मिक्स रूप में हो गए उसको अपन क्या बोलेंगे। तो ये जो विस्फोटक प्रकार होता है उसके अंदर अलग अलग जो रूप है वो देखने को अपन मिलते हैं जब उस भयंकर विस्फोट होता है उस समय। पहला रूप देखने को मिलता है लैपिली, बम बोलते हैं जिसको। बड़े से चट्टान के टुकड़े होते हैं जो बहुत ही तीव्र गति से ऊपर उछलते हैं, जो चट्टानों के बड़े टुकड़े होते हैं। चट्टानों के जो बड़े टुकड़े होते हैं, जो फोर्स लगता है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो वो जो चट्टानों के बड़े टुकड़े उसको अपन बम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और बम से जो छोटे आकार के जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के उसको अपन लैपेली बोलते हैं। तो बम से जो छोटे आकार के जो चट्टानी टुकड़े होते हैं, जो उद्गार होता है ज्वालामुखी उस समय जो टुकड़े होते हैं उसको अपन लैपेली बोलते हैं। उसके बाद जो बहुत बारीक कण होते हैं चट्टानों के, जो उस लावा के अंदर देखने को मिलता है, तो उसको अपन ज्वालामुखी धूल बोलते हैं, क्या बोलेंगे। जो ज्वालामुखी धूल होती है वो बहुत बारीक कण होते हैं। ये उसके अलावा अपन एक और जो रूप है वो देखने को मिलता है इस प्रक्रिया के अंदर, जो विस्फोट के रूप में जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है जिसको टप बोलते हैं। जब बारीक पदार्थों का जो जमाव जल के साथ होता है, यानी बारीक कणों का जो जमाव है जल के साथ होता है, तो उसको अपन टप बोलेंगे, क्या बोला जाएगा। तो देखिए बम, बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े, उससे छोटे आकार के लैफिली जो बहुत बारीक होते हैं उसके ज्वालामुखी धूल, चौथा है टप, और एक होता है ब्रेसिया। छोटे तथा बड़े चट्टानी टुकड़े जब मिश्रित रूप में पाए जाते हैं,
ये तो ये ब्रेसिया कहलाते हैं, यानी छोटे तथा बड़े जो चट्टानी टुकड़े वो मिश्रित रूप में पाए जाएंगे तो उसको अपन ब्रेसिया बोलेंगे। तो ये सब विस्फोटक प्रकार के अंतर्गत है वो बनते हैं। अभी अपन जो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय शैलें, उसमें अंतर निर्मित आग्नेय शैलें पढ़ा था, उसमें पाताली तथा मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती के अलग अलग जो रूप थे उसको अपने देखा था। फिर बाह्य निर्मित आग्नेय शैलें, उसमें विस्फोटक प्रकार, इसके अंदर कौन कौन सी जो प्रक्रिया है, जैसे अपन बोला था बम है, लेफेली है, ज्वालामुखी धूल है, टफ है, तथा ब्रेसिया है, ये अलग अलग प्रकार है। जब विस्फोट होता है उस समय जो लावा है वो जो उछलता है उसके बाद धीरे धीरे वो जमा होता है, तो ये इस प्रकार की क्रियाओं के तहत है उस लावा का जमा होता रहता है। उसके बाद आता है शांत प्रकार। अब क्या होता है, जब लावा का धरातल पर जमा होता है तो वो शांत रूप में होता रहता है, यानी जब लावा का ज्वालामुखी विस्फोट होता है या उद्गार होता है उस समय जो लावा निकलता है वो बहुत ही मंद गति से जब जमा है वो होता जाता है, तो उसको अपन लावा प्रवाह बोलेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एक बार ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है अब जैसे इसका ये विस्फोट है वो हो रहा है, तो ये धीरे धीरे हो रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे पहले तो फैलेगा पूरा ये इस तरह से, ठीक है ना, जो उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे, तो उसको अपन ये बोलते हैं कि ये लावा प्रवाह होगा। क्या होगा? प्रवाह का मतलब उसका फ्लो है वो होगा। अब धीरे धीरे हो रहा है तो धीरे धीरे फैलेगा। अब धीरे धीरे जब उसका प्रवाह होता है तो लावा की एक परत के ऊपर दूसरी जो परत है उसका जमा होता है। जैसे जैसे अभी यहाँ से ये निकल रहा था मंद गति से, ठीक है ना, शांत प्रकार से उद्गार हो रहा था, तो जैसे ये निकला उसके बाद ये एक परत जमा हो गई ये। अब इसके बाद दूसरी परत इसके ऊपर ऐसे जमा होती जाती है धीरे धीरे ये। इसके बाद तीसरी परत ऐसे जमा होती जाएगी, तो धीरे लगातार जो लावा निकलेगा, लावा का प्रवाह होगा, वो एक परत के ऊपर दूसरी परत के रूप में लगातार क्या होता जाता है, जमा होता जाता है, जिससे लावा की जो मोटाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि एक के ऊपर लगातार एक परत जमा होती जाएगी तो ऑब्वियसली अपन देखेंगे तो वो जो लावा है उसकी जो परत बनेगी वो मोटी, जैसे पहले एक ही थी तो पतली होगी, उसके ऊपर दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी, ऐसे कंटिन्यू जो परत है वो लगातार एक के ऊपर एक है उसका जमा होता जाता है। तो ये जो लावा का जो शांत उद्गार होता है तो उसमें जो परत की मोटाई वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। और एक एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें जो उद्गार हुआ है लावा का वो इसी शांत रूप में हुआ है। और कई अपन देखते हैं 2000 मीटर भी जो मोटी परत है लावा के वो देखने को मिलती है। तो अपन देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का वो शांत जो उद्गार हुआ है उसका रूप है वो माना जाता है। तो इस प्रकार की जो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय शैलें उसको अपन प्रकार है वो देखेंगे। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन कणों की बनावट के आधार पर तथा जो रासायनिक रचना के आधार पर जो शैलों के रूप है आग्नेय शैलों के उसको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।